नमस्कार। मैं राहुल गौड़। आशा करता हूँ कि आपके यहाँ परिवार में, आस पड़ोस में सब कुशल मंगल है। खाली समय के चलते मुझे लगा कि एक लंबी कहानी आपको सुनाई जाए। दिन प्रतिदिन इस कहानी को टुकड़ों में आपको सुनाऊंगा। आशा है आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है अर्धांगिनी और इसे 1987 में शैलेश मटियानी जी ने लिखा था। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि उनमें अति नाटकीय कुछ नहीं घटता, पर एक गहरे भावों से भरी नदी उनके भीतर सतत चलती रहती है। अगर आप झटपट फिक्शन से दूर हटकर कुछ सुनना चाहें तो शायद ये कहानी आपको पसंद आएगी। लीजिए, आज भाग 1। टिकट घर से आखिरी बस के जा चुकने की सूचना 2 बार दी जा चुकने के बावजूद नैन सिंह के पांव अपनी ही जगह जमे रह गए। सामान आंखों की पहुंच में सामने अहाते की दीवार पर रखा हुआ था। नजर पड़ते ही सामान भी जैसे यही पूछता मालूम देता था, कितनी देर है चल पड़ने में। नैन्सी की उतावली और खींच को दीवार पर रखा पड़ा सामान भी जैसे ठीक नैन्सी की ही तरह अनुभव कर रहा था। उसमें एक हल्का सा कंपन हुए होने का भ्रम बार बार होता था, जबकि लोहे के ट्रंक, वीआईपी बैग और बिस्तर झोले में कुछ भी ऐसा न था कि हवा से प्रभावित होता। सारा बंटा ढार ट्रेन ने किया था, नहीं तो दिया जलने के वक्त तक गांव के गोएठे में पांव होते। ट्रेन में ही अनुमान लगा लिया था कि हो सकता है गोधूली में घर लौटती गाय बकरियों के साथ साथ ही खेत जंगल से वापस होते घर के लोग भी दूर से ही देखते कि ये अपने नैन सिंह सूबेदार जैसे कौन चले आ रहे हैं। खास तौर पर भिमुआ की माँ तो सिर्फ धुंधली सी आभा मात्र से पकड़ लेती कि कहीं रंबुआ के बाबू तो नहीं। सरप्राइज विजिट मारने के चक्कर में ठीक ठाक तारीख भले ही नहीं लिखी, मगर महीना तो यही दिसंबर का लिख दिया था। तारीख न लिखने का मतलब तो हुआ कि वह कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सब देखे। कैसी माया है कि छुट्टियों पर जाने की कल्पना करने के समय से ही चित्त के भटकने का एक सिलसिला सा प्रारंभ हो जाता है। कैंट की दिनचर्या जैसे एक बवाल टालने की वस्तु हो जाती है। स्मृति में मुंह सामने के वर्तमान की जगह पिछली छुट्टियों में का व्यतीत छा जाता है। पहाड़ की घाटियों में कोहरे के छा जाने की तरह, जो खुद तो धुंध के सिवा कुछ नहीं मगर जंगलों और पहाड़ों तक को अंतर्धान कर देता है। आखिर यही मोहग्रस्तता घर के आंगन में पहुंचने पहुंचने तक कहीं भीतर भीतर उड़ते पक्षियों की तरह साथ साथ चलती है। दिखाई कुछ भी सिर्फ सपनों में पड़ता है, लेकिन आवाज़ तो जैसे हर वक्त व्याप्त रहती है। क्या गजब कि टनकपुर के समीप पहुंचते पहुंचते आंख लग गई थी, जबकि आंख खुलने के बाद फिर रात से पहले सोने की आदत नहीं। जाने कौन साथ में यात्रा करती महिला कहीं बाथरूम की तरफ को निकली होती, बिल्कुल भिमुआ की माँ के पाँवों की सी आवाज़ हुई थी। छुट्टियों में घर पर रहते हैं तब ध्यान नहीं जाता, लौट आते हैं तब याद आता है कि भैंसिया छाने में इंतजार करते, सिगरेट पीते, कोई फिल्मी गाना गा रहे होते। आसमान में या चंद्रमा होता या सिर्फ तारे। रात के सन्नाटे में एक तरफ सोलगाड़ का बहना कानों तक आ रहा था, दूसरी तरफ घर का काम निपटा कर आ रही सूबेदारनी के झांवरों की आवाज़। आवाज़ ही क्यों, धीरे धीरे आकृति भी उपस्थित होने लगती है। धीरे धीरे तो बाबू बच्चों की, सभी की, मगर मुख्य रूप से उसी की, जो कि 2-3 वर्षों के अंतराल में छुट्टियों की तैयारी शुरू होते ही प्रकृति की तरह प्रकट होती है, जिसके साथ पिछली छुट्टियों में बिताया गया समय कबूतरों की तरह कंधों पर बैठता, पंख फड़फड़ाता अनुभव होता है। मन में होता है कि यह ट्रेन ससुरी तो बार बार ऐसे अड़ियल घोड़ी की तरह रुक जाती है, ये क्या ले चलेगी, हम इसे उड़ा ले चले। रेलगाड़ी बस से यात्रा करते भी सारा रास्ता पैदल ही नाप रहे होने की सी भ्रांति घेरे रहती है। गाड़ी रुकते ही देर तक गाड़ी के डिब्बे में पड़े रहने की जगह आगे पैदल चल पड़ने को मन होता है। एक गाड़ी से नीचे तो अलग कदम सीधे घर के आंगन में रखने का मन होता है। घर पहुंच चुकने के बाद तो उतना ध्यान नहीं रहता,
लेकिन पहले यही कि सुबह के उजाले में क्या आलम रहता है और शाम के धुंधल के या रात के अंधेरे में क्या उस स्थान का जहाँ की सूबेदारनी हुआ करती है। स्मृति के संसार में विचरण करते में जैसे और ज़्यादा रूप पकड़ती जाती है। स्वभाव भी क्या पाया है, अकेले ही सारी सृष्टि चलाती जान पड़ती है। सृष्टि है भी कितनी जितनी हमसे जुड़ी रहे। ये हुआ भाग 1। अब भाग 2 के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।